सुना है लोग इसे आँख भर के देखते हैं, सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। यहाँ शायर किसी की खूबसूरती को बयान करते हुए कहता है कि लोग उसे आँख भर के देखते हैं, इसलिए हमें भी यहाँ पे कुछ दिन के लिए ठहर जाना चाहिए। एक्चुअली बच्चों, कहने का ये मतलब है कि जो हमारी आँखों से हम किसी चीज़ को देखते हैं, अच्छे से विजुलाइज करते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। किसी की खूबसूरती को विजुलाइज करना या फिर कलरफुल वर्ड, दुनिया के अंदर जो खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं उनको विजुलाइज करना, ये पॉसिबल हो पाता है हमारी आइज़ की वजह से। एक्चुअल में आइज़ जो होती है मोस्ट वैल्यूबल ऑर्गन होता है। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन आइज़ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। इसकी वजह से हम चीज़ों को, वंडरफुल वर्ड्स को देख पाते हैं, अपने अराउंड कलर्स को देख पाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप आंखों को क्लोज करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ऑब्जेक्ट्स को, तो आप कुछ एक्सटेंड तक उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके ज़रिए? अपनी स्मेल के, टेस्ट, साउंड या फिर टच करने के। लेकिन बच्चों, इम्पॉसिबल होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जब कलर्स की बात आती है। जब हम अपने आंखों को क्लोज करेंगे, आपसे कहा कलर्स को आइडेंटिफाई करिए, तो आप इन सेंसेस से नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऑल द सेंस ऑर्गन, द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ड्स अराउंड अस। जितना भी ब्यूटीफुल वर्ड है हमारे चारों तरफ, वो सिर्फ ह्यूमन आई की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अच्छा बच्चों, हमारी आई जो है वो एक कैमरे की तरह होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लेंस सिस्टम होता है जो इमेज फॉर्म करता है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ये जो रेटिना है, ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। चलिए पहले अपनी आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ह्यूमन आई, यहाँ पे आपको 9 कंपोनेंट को थोड़ा अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्निया, जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर लेयर होती है। बल्ज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका कॉर्निया है। उसके बाद आप अंदर देखेंगे, यहाँ पर होता है आइरिस, जो आपके कलर को, आई को कलर प्रोवाइड करता है। आइरिस के अंदर सेंटर में इस तरीके से होता है प्यूपिल, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइड्स में आपको दिखा रहे हैं, ये होती हैं सिलियरी मसल्स, जो बांधे हुए हैं आपके लेंस को। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। देन यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो लास्ट वाला फ्लूइड यहाँ पे सब पूरे इसमें भरा हुआ होता है, इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स है, जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाती है। हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। सबसे लास्ट में आके आपके यहाँ पर रेटिना मौजूद होती है, और इस रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़नी है। आगे, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। तो लाइट जब हमारी आइज पर पड़ती है, तो थिन मेम्ब्रेन, आपको बताया, कॉर्निया के जरिए अंदर जाती है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन दिस फिगर। तो एक्चुअल में ये जो बल्ज पार्ट है, ये कॉर्निया का पार्ट है। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, लगभग स्फेरिकल होती है, ठीक है। इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर का ये डायमीटर होता है। Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea। जितना भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, अंदर जाके ये रिफ्रैक्ट होती है, तो ये सारा उसके ज़्यादातर कॉर्निया पर होता है। The crystalline lens merely provides the finer adjustment to the focal length required to focus object at the different distance on the retina। तो जो crystalline lens होता है, एक्चुअल में ये क्या काम करता है, ये एक फाइनर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है कि फोकल लेंथ कहाँ पर बननी है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि फोकल लेंथ से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, कैसे हम पॉसिबल, मतलब कितनी डिस्टेंस पर चीज़ों को देख पाते हैं। तो जहाँ पर फोकल लेंथ एडजस्ट करनी होती है, जिसके ज़रिए से हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से देख पाएँ, वो मेरली होती है लेंस के ज़रिए से। Object at the different distance on the retina. We find a structure called iris behind the cornea। कॉर्निया के पीछे यहाँ पर आपको आइरिस मिलेगा। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है that controls the size of pupil। तो इस चैप्टर से आपने ये सीखा कि आइरिस जो है, बाकी हम सारे कंपोनेंट्स भी सीख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे हमने क्वेश्चन पढ़ा है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, जो आइज को कलर देता है, और ये हमारी प्यूपिल को कंट्रोल करता है। एंड प्यूपिल एट द एंड क्या करती है, रेगुलेट करती है द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट। इसको हम समझते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। देखिए, द स्पेस ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ। यहाँ पे क्या चीज़ कंप्लीटली ओपन होती है, जब दूसरी चीज़ का रिलैक्सेशन होता है। तो बच्चों, हमारी आइज इस तरह की कुछ होती है ना। यहाँ पर जो कलर प्रोवाइड करती है, दैट इज आइरिस, और उसके सेंटर में होता है प्यूपिल। ओके, ये आपका प्यूपिल है। अब देखिए, जब आइरिस रिलैक्स होती है, ठीक है, तो यहाँ पे प्यूपिल आपकी डायलेट हो जाती है, और इस दौरान प्यूपिल डायलेट हो जाती है, अच्छे से ओपन होती है, ठीक है। लेकिन जब आपकी आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो प्यूपिल क्या होती है, ये आपकी भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी सी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब लाइट का अमाउंट ज़्यादा या कम होता है, तो उस दौरान आइरिस इसको मेंटेन करती है प्यूपिल को, कि किस तरीके से डायलेट होना है, किस तरीके कॉन्ट्रैक्ट होना है, ताकि दूर की चीज़ें अच्छे से दिख जाएँ, पास की चीज़ें अच्छे से दिख जाएँ, ये मतलब होता है, ठीक है। नाउ
The people amount of the light entering the eye lens forms a inverted real image on the object of the retina। ये जो आई लेंस यहाँ पर होता है ये इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट बनाता है रेटिना पर, और उसके बाद रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग द एनॉर्मस नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो आपकी रेटिना होती है यहाँ पे दो तरह की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स होती हैं एंड रोड सेल्स होती हैं। इनको आप नाम से याद रखिएगा। एक्चुअली में कॉन सेल्स जो होती हैं वो आपको कलर्स प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि आप कलरफुल चीज़ों को देखते हैं, एंड रोड जो होती हैं उनसे एक्चुअल में क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे कि जो कम लाइट में भी आप अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और जब ये सेल्स पर लाइट्स पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं, और ये सिग्नल्स आपके ब्रेन तक जाते हैं वाया ऑप्टिक नर्व्स। The brain interprets these signals and finally process the information so that we perceive object as they are। तो क्या होता है, जैसे कि हमने सामने से देखा कि सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ ब्यूटीफुल सा फ्लावर आपके सामने है, तो आपने देखा कि रेड कलर का फ्लावर सामने है, तो ये फ्लावर की इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों के जरिए से आपकी ऑप्टिक नर्व्स तक पहुँचती है, ऑप्टिक नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाती है, और जब आपका ब्रेन इस चीज़ को परसीव करता है, ओके सामने रेड कलर का फ्लावर है। ओके, नाउ पावर ऑफ अकोमोडेशन। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस jelly like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles। आई लेंस की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। आई लेंस जो होता है ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है। इसके कर्वेचर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। किस तरीके से? सिलियरी मसल्स, क्योंकि इसके दोनों तरफ सिलियरी मसल्स बंधी हुई हैं, इसको बांधे हुए हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। और जब आई लेंस का कर्वेचर चेंज होता है, कर्वेचर ये जिस तरीके से बना हुआ है ये कर्वेचर, ठीक है, तो अगर इसमें चेंजेस होता है तो उससे क्या चेंज होती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जहाँ पर ऑब्जेक्ट बननी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। तो बच्चों कहने ये क्या कह रहे हैं कि जब आपकी सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं तो उस दौरान लेंस आपका थिन हो जाता है, या जो लेंस है आपका ये थिन हो जाता है, ये ओके ये इस तरीके से थिन हो जाता है। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, और जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। दिस इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हमें दूर की चीज़ें जो हैं वो आसानी से दिख पाती है। किस केस में? जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं। ओके, नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जब आइज़ के पास में आप ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं तो सिलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं उस दौरान इंक्रीज होता है कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो आई लेंस का जो कर्वेचर इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कर्वेचर इस तरीके से बढ़ जाता है। नाउ द लेंस देन बिकम थिकर। अब आपको दिख रहा है कि लेंस आपका थिकर हो गया था, इस केस में आपका लेंस थिनर हो रहा था। Consequently, the focal length of the eye lens decrease. This enables us to see nearby object। तो यहाँ पर क्या होता है? फोकल लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाती है और हमें पास की चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं। तो दूर की चीज़ें जब दिखती हैं जब आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है, पास की जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। तो ये जो हमारी आईज है ये एबिलिटी होती है इसके अंदर कि ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है कि लाइट दूर की चीज़ें देख रहे हैं या पास की चीज़ें देख रहे हैं। तो इस अकोमोडेशन को, इस एबिलिटी को जो एडजस्टमेंट की एबिलिटी होती है फोकल लेंथ की, इसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। अब फोकल लेंथ जो हमारी आईज की है दैट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। इसको ज़्यादा बिल्कुल एकदम तो डिक्रीज नहीं कर सकते। तो बच्चों जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है मिनिमम करने की दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हमें कितनी, सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक दूरी करके ही अपने ऑब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। उससे कम अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है जिससे हमें नुकसान पहुँचता है, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, बहुत अच्छे से क्लियरली दिख पाती है विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी स्ट्रेन के, उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। के नियर पॉइंट कितना होता है आई का? यंग एडल्ट्स की बात करें जिनका नॉर्मल विजन होता है, जिनकी आंखें स्वस्थ होती हैं, उनको 25 सेंटीमीटर होता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आइज कैन बी सीन ऑब्जेक्ट क्लियरली, के दूर से दूर पॉइंट जहाँ तक एक आपकी हेल्दी आइज ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं दैट इज, उसको हम कहते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। और ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन द सेंस कहीं तक भी देख सकती हैं एक नॉर्मल आइज के लिए। यू मे नोट हेयर दैट अ नॉर्मल आई, अब आपने क्या सीखा यहाँ पे कि जो नॉर्मल आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी
इस बीच के दूरी उसके लिए बेहतर होती है। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखकर आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल्स एट ओल्ड एज बिकम मिल्की। जिस लेंस की हम बात कर रहे थे उसके कर्वेचर की, तो बच्चों जब ज़्यादा एज हो जाती है तो वो मिल्की हो जाता है। एक प्रोटीन की वजह से वो क्लाउडी सा प्रोटीन तो इसकी वजह से वो क्लाउडी हो जाता है और इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, कैटरेक्ट में मतलब जब आई लेंस वाइट सा हो जाता है। इस दौरान पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। दिस कॉज द पार्शियल और द कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर द विजन। तो यहाँ पर इस केस में हम उसके विजन को रीस्टोर कर सकते हैं मेडिकल सर्जरी के जरिए कैटरेक्ट के। द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन, आंखों में जो डिफेक्ट्स हो जाते हैं उनको पढ़ना है। आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, आंखों में जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, क्लियरली पर्सन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, कंफर्टेबली नहीं देख पाते। तो क्या होता है, उनका विजन ब्लर्ड हो जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। वो 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला है मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। कहने का मतलब है कि पास की चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती। हाइपरमेट्रोपिया, इस केस में होता है कि फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें अच्छे से दिख जाती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखती। आपने कभी देखा होगा ना कि कुछ लोगों को अगर पास में चीज़ रखी हुई है तो थोड़ा दूर करके देखते हैं उसको, उनको अच्छे से दिख जाती है। ऐसे लोगों में हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है। प्रेस बायोपिया बच्चों ये अक्सर ओल्ड एज में जाकर होता है, जब फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है आई लेंस की या फिर ग्रेजुअल वीकनिंग होती है सिलियरी मसल्स की, तब ये होता है। चलिए आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मायोपिया की बात करते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस, एंड जिस पर्सन को ये होता है वो पास की चीज़ें देख पा रहे हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे। ऐसे पर्सन में क्या होता है, उनका जो फार नियर पॉइंट होता है दैट नियरर देन इन्फिनिटी, यानी कि हमने आपको बताया था कि 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के दौरान तक की चीज़ें देख पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में मायोपिया की प्रॉब्लम होती है तो उनका जो फार पॉइंट होगा वो नियर आ जाएगा इन्फिनिटी से, यानी कि यहाँ से 25 से यहाँ पे इन्फिनिटी था तो फार पॉइंट तो इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर आ जाता है। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, वो कुछ दूर तक क्लियरली देख पाते हैं। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पर नहीं बनती, वो रेटिना के सामने बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड वाले पिक्चर में मायोपिक आई में क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट बनती है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के सामने बन जाती है। एंड नोट एट द रेटिना इटसेल्फ। दिस डिफेक्ट में अराइज किस वजह से होता है, जब एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का। हमने देखा था ना, आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। ओके, नाउ इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, अगर आपकी आई बॉल इलोंगेट हो जाती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ऐसे डिफेक्ट्स को हम कॉनकेव लेंस, यहाँ पे आपको दिखाए गए इस लेंस को हम डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, इसके जरिए से इसको ठीक किया जाता है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन दिस पिक्चर। कॉनकेव लेंस सुटेबल पावर का हम यूज़ करेंगे। नाउ अब पढ़ते, इससे क्या होता है, जो रेटिना पर आपकी इमेज आकर बन जाती है और डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि दूर की चीज़ें अच्छे से दिखती हैं, पास की नहीं दिख पा रही हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, नियर पॉइंट, जो उस बंदे का नियर पॉइंट होगा इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई पॉइंट। जैसा आपको बताया था कि 25 से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो इनका नियर पॉइंट 25 से दूर पहुंच जाता है। यहाँ पे आप मान लो 30, 40 कुछ भी मान लीजिए, आगे जहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उनको दिख पा रहा है। सच ए पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25, मतलब वो थोड़ा दूर रख के देखते हैं जब उनको कंफर्टेबली देख पाते हैं। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोजली ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इस इमेज को आप देखिए, यहाँ पर रेटिना पर यहाँ इमेज बनी थी, ठीक है, लेकिन इमेज कहाँ जाके बनी है, फार द रेटिना। और वहाँ पर कैसे बन रही थी इमेज, फ्रंट ऑफ द रेटिना, मायोपिया की जब बात कर रहे थे। नाउ दिस डिफेक्ट अराइज किस वजह से होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अगर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, या फिर आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, आई बॉल बहुत छोटी हो जाती है। तो इन डिफेक्ट्स को आपको रीजंस को याद रखना है किस वजह से होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, जिसको कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने आई ग्लासेस, जिन आई ग्लासेस में कन्वर्जिंग लेंस होंगे वही कॉन्वेक्स लेंस आप सब वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको एडिशनल फोकसिंग पावर मिले टू रिक्वायर्ड फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना, ताकि इमेज एट द एंड हमें इमेज रेटिना पर बनानी होती है फॉर द नॉर्मल आई। प्रेस बायोपिया एजिंग के साथ होता है।
इसमें आपका जो नियर पॉइंट है ग्रेजुअली रेसीड्स अवे हो जाता है एंड इट फाइंड्स डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिंग आई ग्लासेस। तो ऐसे डिफेक्ट को ठीक करने के लिए किस वजह से होता है, पहले ये समझते हैं। ग्रेजुअल वीकनिंग हो जाती है सिलियरी मसल्स की, डिमिनिशिंग हो जाता है फ्लैक्सिबिलिटी आई लेंस की। तो ऐसे पर्सन बच्चों सफ़र करते हैं बोथ मायोपिया में समटाइम्स एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पीपल्स ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंस। तो क्या होता है, हम उनको बाईफोकल लेंस से ठीक करते हैं, मतलब दोनों की तरह के लेंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मायोपिया के लिए भी चाहिए कॉनकेव लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्योंकि बाईफोकल है ना, तो दोनों तरह के लेंस होंगे। कि जनरली जो बाईफोकल लेंस होते हैं इनका जो अपर पोर्शन होता है इसमें कॉनकेव लेंस होता है और लोअर वाले पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये बात आप याद रखें तो बेहतर होगा, जिसकी वजह से नियर विजन फैसिलिटेट हो पाता है। बच्चों देखिए, दीज डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स बाय द कॉन्टैक्ट लेंस और थ्रू द सर्जिकल इंटरवेंशंस। इनके जरिए भी ये लेंसेज ठीक हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। नाउ यहाँ पे फार पॉइंट नियर पॉइंट, चलिए ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, थिंक इट ओवर। इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान करना है। ये सी साइबर के ज़रिए ये लिखा गया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी। जितनी भी खूबसूरत चीज़ें आप दुनिया में देखते हो उनके बारे में बात करते हो। यू से द सन शाइन्स ब्राइट। आप कहते हो कि सन ब्राइट चमकता है। आई फील हिम वार्म। लेकिन मैं तो उसको गर्म महसूस करती हूँ। बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट। ये दिन और रात कैसे बनाता है, शी डोंट नो बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड। बच्चों देखो, ये ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है हमारे डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग वर्ल्ड्स के अंदर अराउंड 35 मिलियन पीपल्स ब्लाइंड है। ब्लाइंड जिनका मतलब है 350 लाख लोग ब्लाइंड है। और उनमें से बच्चों 4.5 मिलियन पीपल्स यानी कि अराउंड 45 लाख पीपल जो होते हैं वो आपके कॉर्नियल ब्लाइंड है। अब कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि वो ब्लाइंडनेस जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इन 45 लाख्स में से 60% बच्चों चिल्ड्रंस है। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। एंड 4.5 लाख्स में से 60% चिल्ड्रन है। और ये ऐसा डिफेक्ट है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय द डोनेशन, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन करेंगे हम अपनी डोनेटेड आइज़ का, उसके ज़रिए ये ठीक हो जाता है। बच्चों देखिए, जो आई डोनर्स होते हैं वो किसी भी एज के हो सकते हैं, किसी भी ग्रुप, किसी भी सेक्स के, ये डिपेंड्स नहीं करता। एंड जो लोग स्पेक्ट्रल्स यूज़ करते हैं इवन वो भी अपनी आई को डोनेट कर सकते हैं। इवन जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है वो भी डोनेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम इस बारे में सोचें तो कितने लोगों को विजन देखने को मिलेगा, कितने लोग मतलब दुनिया की ब्यूटी को देख पाएंगे। इवन जो लोग डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट, उनमें कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो तो वो सारे के सारे लोग आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। नाउ आई मस्ट बी रिमूव्ड। कब रिमूव होनी चाहिए, 4 से 6 घंटे के बाद जब इंसान की डेथ हो जाती है। एंड इसका रिमूवल 10-15 मिनट का लगता है सिर्फ। जो एड्स पेशेंट हैं, हिपेटाइटिस, रेबीज़, ये सारे एक्यूट ल्यूकेमिया, टिटेनस एंड कॉलरा, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ये सारे लोग आई को डोनेट नहीं कर सकते। बच्चों जो आइज़ होती हैं, 1 पेयर ऑफ आइज़ 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल्स को हेल्प कर सकती हैं। यहाँ ये इसका क्या मतलब है कि 2 आइज़ 4 लोगों को ऐसे फ़ायदा पहुँचाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नियल के ऊपर थिन लाइन होती है तो एक्चुअल में किसी लोग में वो प्रॉब्लम हो जाती है एंड किसी में अंदर वाले उसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, एक आइज़ के 2 पार्ट्स को 2 लोगों में प्रोवाइड कर देते हैं। इस वजह से 4 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखिए रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट में। पहले आपको पता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क होता है। जब हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा था तो पढ़ा था कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसके ज़रिए से हम चीज़ों को देख पाते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है कि जब कोई लाइट की रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता वे चेंज कर देती है। मान लीजिए यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर रेयर मीडियम है, मान लीजिए यहाँ पर आपका वाटर है और यहाँ पर एयर है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसका रास्ता अलग हो जाता है। ये अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए हमने इसमें क्या करना है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेना है। 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं उसके, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती है। ये हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होती है। ऊपर भी इन्होंने कुछ ग्लास स्लैब के बारे में बताया जहाँ पर इमर्जेंट रेज एंड इंसिडेंट रेज की बात है। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये अगर आपका ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर आपने जो रेज डाली, लाइट रेज डाली, उसको हम इंसिडेंट रेज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई बनाती है। उसके बाद ये यहाँ पे अंदर जाके रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ पे ये इमर्जेंट बाहर निकल जाती है तो यहाँ पर ये इमर्जेंट एंगल बना लेती है। तो एक्चुअल में बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये ग्लास जो है ना, ये जो आपका मीडियम है ये डेंसर मीडियम है।
ठीक है। और यहाँ पे जो एयर थी वो रेयर मीडियम थी। तो यहाँ से जब ये अंदर एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फिनोमिना के जरिए हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं डायग्राम में क्या है। ये आपके सामने एक प्रिज्म है। प्रिज्म की क्या क्या खासियत ऊपर बता दी गई है। यहाँ पर ए पोजीशन है, बी एंड सी। देखिए ये लाइट रेज जो आ रही है पी से ई पोजीशन तक, तो यहाँ पे इसने इंडेक्स बनाया, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल है आपका, इंसिडेंट रेज है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये एंटर करती है प्रिज्म के अंदर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसने पोजीशन चेंज की क्योंकि ये नॉर्मल से के पास आ जाती है। एंड जब ये दूसरे डायरेक्शन में जाती है यानी कि एयर वाले मीडियम है, यहाँ पे भी एयर का मीडियम है एंड यहाँ पे भी एयर, और ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। तो तीनों मीडियम अलग हुए, यहाँ पे एयर, ग्लास, फिर यहाँ पे दोबारा से एयर। तो यहाँ पर जब लाइट गई ग्लास के अंदर जाकर चेंज हुई, फिर वापस ये इमर्जेंट रेज आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इमर्जेंट रेज है ये एंगल ई बनाती है, ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये एंगल आर बनाती है। जब हम इन दोनों रेज को ऊपर ले जाके जोड़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोड से ये ले जाके जोड़ते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। एंगल आई जो यहाँ पर दिया है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई जो ये एंगल ई बना है दैट इज इमर्जेंस। ये सारी रेज के यहाँ पे नाम है पीई, इंसिडेंट रेज है, यहाँ से पी से ये ई पोजिशन तक इंसिडेंट हुई है। देन ई एफ रिफ्रैक्टेड रेज है, ई से एफ तक रिफ्रैक्टेड हुई है, देन एफ से एस तक इमर्जेंट रेज है यहाँ पर। ओके, ये जो एंगल है आपका ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ओके, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने ये पूछा है कि इज इट सिमिलर द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन द ग्लास स्लैब, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है क्या वो सिमिलर है। ऑफ कोर्स सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ज़्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और उस केस में भी ऐसा हो रहा था। एंगल डी आपको याद रखेंगे, ये एंगल डेविएशन का होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ द वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म में कैसे डिस्पर्जन होता है बच्चों, देखिए डिस्पर्जन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये आपके सामने एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। इस पर जब आप वाइट लाइट डालेंगे, वो आपकी सनलाइट भी हो सकती है क्योंकि सनलाइट वाइट लाइट होती है। सनलाइट में बहुत सारी लाइट्स होती हैं लेकिन हम उसको टोटल मिलाते हैं तो वो वाइट लाइट होती है। ये आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में भी, आपको मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे ग्लास प्रिज्म के ऊपर जैसे ही आपने वाइट लाइट डाली तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। वो अपना एंगल चेंज करेगी, रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। हालांकि रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी हो रहा है क्योंकि वो मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहे हैं, आपके एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, ये जो फिनोमिना है स्पेक्ट्रम मिलने का, इसको हम डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि रिफ्रैक्शन क्या है, डिस्पर्सन क्या है। डिस्पर्सन एक्चुअल में फिनोमिना है जब हमें कलर्स का बैंड मिलता है, और जब लाइट यहाँ से जाके रिफ्रैक्ट होती है, इधर रिफ्रैक्ट होती है, ये वाला रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक एक्टिविटी दी है 10.2 में। आपने क्या करना है इस एक्टिविटी में, एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक होल बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद आप इस तरीके के एक प्रिज्म लेंगे, यहाँ पर लाइट डालेंगे, इस होल से यहाँ से लाइट पास करेंगे, उसको थोड़ा रोटेट करते रहिएगा बार बार, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अलग अलग ब्यूटीफुल बैंड्स मिलेंगे कलर के। ना द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर। ये इस तरीके से कलर्स ऑफ बैंड में मिल जाती है। देखिए यहाँ पे जो आर होता है ये रेड कलर है, यहाँ से विब ग्योर आप याद रख सकते हैं। जो आर होता है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और यहाँ पे वायलेट की कम होती है। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हमने स्पेक्ट्रम नाम दिया। नाउ द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये जो बच्चों यहाँ पे स्प्लिट हुई है इसको हम डिस्पर्जन कह रहे हैं। ये वाला डिस्पर्जन नहीं है कि आपने यहाँ पे लाइट डाली, ये जो एंगल्स बने ये रिफ्रैक्शन की वजह से बने। ना बच्चों, अब ये जो लाइट है एक्चुअल में हमने वाइट लाइट डाली थी दैट इज सनलाइट, तो क्या ये जो वाइट लाइट होती है इसमें इतने सारे कलर्स होते हैं? क्या ये चीज़ प्रूव हो चुकी है? ऑफ कोर्स होते हैं। कैसे पता चला हमें, कि जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने कहा कि मैं चेक करता हूँ क्या ये एक्चुअल में होते हैं। उन्होंने इस तरीके से प्रिज्म लिया, उसमें ये सारे कलर्स चेक किए, दूसरा प्रिज्म उल्टा करके यहाँ पर रखा इन्वर्टेड डायरेक्शन में, तो जब ये डिस्पर्जन हुआ और ये डिस्पर्जन वापस से दोबारा से इस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा दूसरे उसमें, और फिर ये बाहर जब निकलेंगी ना सारी की सारी एक साथ, तो ये वाइट लाइट बन के निकल रही हैं। यहाँ पे हमने स्क्रीन पर इसको चेक किया। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट। यानी कि हमने वाइट लाइट को एक प्रिज्म पे डाला, दोबारा इन्वर्टेड किया उस दूसरे प्रिज्म को, उसके ऊपर डाला और चेक करा कि एक्चुअल में ये वाइट ही लाइट थी जिससे 7 कलर निकले थे। तो ये आइजैक न्यूटन ने वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर। शुरुआत में उन्होंने उसको एंगल अलग अलग करके किया, लेकिन सेकेंड टाइम में क्या हुआ, उन्होंने आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट प्रिज्म पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड हुआ।
नाउ दिस ऑब्जर्वेशन गैव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इससे हमें पता चलता है कि सनलाइट एक्चुअल में ही 7 कलर की बनी होती है। और एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम, जो कोई भी लाइट आपको स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करे उसको हम वाइट लाइट कहते हैं। बच्चों आपने कभी रेनबो देखा है? पता है आपको कैसे बनता है? ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। ये कोज होता है डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन के अलावा भी और फिनोमिना यहाँ पे लगते हैं सनलाइट के। हम पढ़ते हैं रेनबो कैसे होता है। तो आपने देखो जब रेनबो होता है तो उस दौरान सनलाइट भी होती है थोड़ी थोड़ी सी एंड बारिश भी होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका सन है, इससे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे आपके क्लाउड्स हैं, इनसे बारिश की थोड़ी थोड़ी सी बूंद यहाँ पर हैं, ड्रॉप्स हैं। अब ये जो ड्रॉप्स एक्चुअल में होती हैं, ये ड्रॉप्स आपके प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। अब सनलाइट जैसे इसके ऊपर पड़ी यहाँ पर, ठीक है, इस दौरान यहाँ क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि मीडियम चेंज हुआ अंदर जाके। यहाँ क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो पूरी की पूरी वापस चलेगी। मैंने आपको बताया था लाइट वाले केस में रिफ्लेक्शन क्या होता है, वापस आई। यहाँ पर आके क्या होता है, यहाँ पर आपका वही रिफ्रैक्शन हो जाता है क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो अलग अलग कलर्स में डिवाइड होकर यहाँ पे आपका प्रिज्म बन आपका रेनबो बन के दिखाता है, वो आपका डिस्पर्जन होता है। तो इस डिस्पर्जन वाले जो रेनबो वाला फिनोमिना आपको याद रखना है स्टेप्स में। जब सनलाइट से लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन अंदर जाते हैं, देन रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्योंकि वापस आ रही है पूरी तरीके से, एंड यहाँ पर भी आपका रिफ्लेक्शन, एंगल चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब डिस्पर्जन अलग अलग कलर्स में डिस्पर्जन होकर रेनबो बन रहा है, दैट इज डिस्पर्जन। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों आप देखें हो कभी कभी जब फायर होती है ऐसे, तो ऊपर जब धुआं होता है ना, तो हमें चीज़ें उल्टी सुल्टी सी दिखाई देती हैं, फ्लिकरिंग होती है वहाँ पे। नाउ वेवरिंग और द फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंस स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और द रेडिएटर। ये किस वजह से होता है कि जब ये फायर यहाँ पे है और हॉट एयर ऊपर गई तो हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है, जो कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। अभी हमने मीडियम की बात की थी, ग्लास की एंड एयर की, मीडियम चेंज हो रहा है। तो हॉटर एयर लाइटर होती है, लेस डेंस होती है कूलर एयर से। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्लाइटली कम हो जाता है देन द कूलर एयर। तो उस दौरान जो फिजिकल कंडीशंस होती है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव मीडियम की, वो स्टेशनरी नहीं होती, लेकिन हमें वो अपरेंट पोजीशन जो लगती है ऑब्जेक्ट की, वो लगती है कि वो फ्लक्चुएट्स हो रही है। यही सेम केस होता है हमारे जब स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं। ये जो वेवरिंग है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन जब स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं ये सिमिलर फिनोमिना है, बस ये लार्ज स्केल पर होता है। कैसे होता है मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। देखिए ये बच्चा अर्थ पर खड़ा है, ये सॉरी अर्थ तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अर्थ के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है। अब ये जो सन स्टार्स हैं इनसे लाइट आ रही है, ये आंखों पे पड़ रही है बच्चे, सॉरी ये यहाँ पर पड़ी इसकी आँख पर। अब यहाँ पर जैसे इसकी आँख पर लाइट पड़ती है, लेकिन ये डायरेक्ट तो नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, कभी वो ऐसे करके अलग हो जाती है, इधर करके। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, जब बच्चे की आँख पर लाइट पड़ती है यहाँ पर, यहाँ तक उसको पता चलता है कि स्टार है सामने, तो वो जो देखता है वो अपरेंट स्टार होता है। जो हम स्टार एक्चुअल में देखते हैं वो अलग स्टार होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्लिकरिंग, वेवरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपरेंट स्टार हमें दिखता है, एक्चुअल स्टार नहीं दिखता। लेकिन वो ट्विंकलिंग क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो इसकी वजह से जब हम उसको देखते हैं तो वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो इसके सामने दो कंडीशन हो गई, एक तो ये अपरेंट स्टार है और दूसरा ये कि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हमें वो दिखता है कि वो उसमें ट्विंकलिंग हो रही है। एक्चुअल में ट्विंकलिंग नहीं होती है। ओके, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता चला जाता है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होती हैं वो डेंसर होती है, मतलब अलग अलग यहाँ से मीडियम चेंज हो जाते हैं, वैक्यूम से हम एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है जो मीडियम्स में ग्रेजुअली चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टार्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपरेंट पोजीशन स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल्स, प्लैनेट क्यों ट्विंकल्स नहीं करते, क्योंकि बच्चों प्लैनेट्स हमारे अर्थ के बहुत करीब होते हैं। आपने सुबह सुबह देखा होगा आपको वीनस भी दिखता है, जल्दी मॉर्निंग में अगर आप देखें, शाम में भी आपको वीनस दिखता है। तो वो क्या होते हैं, वो पास में होते हैं, स्टार्स हमारे दूर होते हैं, तो अर्थ के रोटेशन से उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, उनमें लाइट्स का इतना एकोमुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट्स ट्विंकलिंग होते हुए नहीं दिखते। प्लैनेट्स आर द मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दीज आर सीन एक्सटेंडेड। इतने सारे जो रिफ्रैक्शंस की बात हम कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शंस हो रहा है जिसकी वजह से इसकी हमें अपरेंट दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता उनके केसेस में। ओके, if we consider a planet a collection of the large number of the point size of the light, the total variation in the amount of the light entering our eyes are all the individuals point size source will
एवरेज आउट टू जीरो एंड देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब वही है कि पॉइंट साइज सोर्स हो जाता है, वहाँ पे जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है ये नलीफाई हो जाता है। अब बच्चों अगला फिनोमिना पढ़ते हैं एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपको कभी कभी क्या होता है कि जब हम सुबह में जाते हैं जो हमें सन दिख रहा होता है एक्चुअल में वो सन नहीं होता, मतलब जब आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, क्योंकि वो 2 मिनट पहले जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो सन की डिस्क होती है, वो सन की इमेज होती है, जो कि हमें सिर्फ ऐसी दिखती है, इमेज बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर अर्थ के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये आपको सन यहाँ पर है आपके होराइजन पे, इस तरीके से यहाँ पर सन की लाइट आप पर पड़ रही है, लेकिन आपको दिखती ये वाली पोजीशन है, ठीक है। तो ये अपरेंट सन होता है जो कि 2 मिनट पहले आपको दिख जाता है। और जब आप शाम में जाएंगे तो सन आपका होराइजन पे पहुंच जाता है, सन आपका सेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको सन की इमेज यहाँ पर दिखती रहती है। दैट इज के 2 मिनट बाद आपको खत्म होता है। तो इस हिसाब से 4 मिनट हमारे दिन के बढ़ जाते हैं। द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट द सनराइज सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। नाउ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ये क्या होती है बच्चों? देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए आपको सिर्फ ये समझना होगा कि जो मैंने अभी आपको वेवलेंथ्स बताई थी कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसके बाद अब हम नीचे आते हैं तो आपके वायलेट एंड ब्लू, तो सबसे जो छोटी वेवलेंथ्स होती है वो एक्चुअल में ब्लू लाइट्स की होती है। तो ब्लू मतलब वायलेट की बात भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ब्लू कलर्स की जो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअल में स्कैटरिंग क्या होती है, अगर आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा हो उसमें भी स्कैटरिंग होती है। क्या होता है, जो पार्टिकल्स कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, देखिए जब ट्रू सॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर तो स्कैटरिंग नहीं होती क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम से लाइट पास कर जाती है। लेकिन जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आपका मिल्क सॉल्यूशन है, उसमें आप लाइट डालेंगे तो आपको लाइट का बीम पूरा दिखेगा, क्योंकि वो जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो उसको स्कैटर करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का बीम दिख जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो उन पार्टिकल से मैच कर जाती है और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से पूरे आसमान में हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। जो हमें डीप सी का कलर दिखता है उसका भी यही रीज़न है। लेकिन बच्चों जो रेड कलर दिखता है सन का, सनराइज का, सनसेट का, क्या यह भी स्कैटरिंग का रीज़न है? इसको हम अभी पढ़ेंगे। स्कैटरिंग कॉलोइडल पार्टिकल्स में होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। टिंडल इफेक्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं उनमें माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे कि आपका स्मोक, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं डस्ट में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर में, तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिख जाता है। आप अपने घरों में देखेंगे, जैसे विंडो खोलेंगे वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे तो वहाँ पे आपको लाइट का बीम आसानी से दिख जाएगा। लेकिन अगर साफ सुथरी एयर होती है तो वहाँ पे आपको लाइट का बीम नहीं दिखता है, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ द फिनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू द टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग लाइट मेक द पार्टिकल विजिबल. Okay, very fine particles scatter mainly blue light particles and large size scatter light of the longer wavelengths. Okay, now why is the color of the clear sky blue? अब यही तो हमने पढ़ा है कि क्लियर स्काई का ब्लू क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको, जो ब्लू है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ्स होती है एज कम्पेयर टू रेड। तो उसके जो ब्लू के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं और हमें सब कुछ लगता है कि जैसे यहाँ पे ब्लू ही ब्लू पार्टिकल हैं। और पार्टिकल्स भी होते हैं, अलग कलर्स के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ब्लू के पार्टिकल्स इतने लाइट के पार्टिकल के साथ मिल जाते हैं कि हमें सब कुछ ब्लू नजर आता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, इसको आप ऐसे समझेंगे कि मान लो अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, देन क्या कंडीशन होती, हमें जो स्काई है वो डार्क कलर का दिखाई देता बच्चों, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे कि जो स्काई अपीयर्स होती है डार्क उन लोगों को जो बहुत ऊपर हाई एटीट्यूड्स पर ट्रैवल करते हैं, फ्लाई करते हैं, ट्रैवल नहीं करते फ्लाई करते हैं, तो उनको जो स्काई है वो डार्क कलर का दिखता है। अब हम देखते हैं कि डेंजर साइन ये रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि हमने बात की कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है बहुत दूर होती है, दूर तक जा सकती है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अलग कलर्स की लाइट है वो यहीं रह जाएंगी, लेकिन जब रेड कलर होता है उसकी लाइट दूर तक जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिख जाती है कि सामने कुछ डेंजर है, हमें वहाँ नहीं जाना। तो इसी वजह से लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं, फॉग में, स्मोक में ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होते, इसीलिए जो सेम कलर हमें दूर से दिख जाता है और हमारे पास रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन द बोथ नियर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ, जो अकोमोडेशन ऑफ द आई होता है, द नियर पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट 25 होता है, मायोपिया को पढ़ा, शॉर्ट साइटेडनेस, उसके बाद हमने हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। डिस्पर्जन, जो व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है अलग अलग कलर में, दैट इज डिस्पर्जन, इससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द ब्लू लाइट ऑफ द स्काई। क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द अकोमोडेशन। ह्यूमन आई कितनी इमेज उसकी होती है, कहाँ पर बनाती है इमेज, रेटिना पर बनाती है। लीस्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का, किसकी वजह से वो एक्शन कॉज करता है, दैट इज आपके सिलियरी मसल्स। तो ये सब था बच्चा, इसको कैसे ट्विंकल करते हैं ये सब आपके